हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 6 जीवों में श्वसन। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीवों में श्वसन के बारे में, यानी कि जिनमें जान होती है वो किस तरह से सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद क्या होता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, यानी कि सांस लेने की जो प्रोसेस है, पहले सांस लिया जाता है, सांस लेने के बाद क्या होता है, इन सारे प्रोसेस में सांस लेना क्या है, सांस लेना एक चरण है। एक क्वेश्चन है, हम श्वसन क्यों करते हैं, यानी कि हम सांस क्यों लेते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। यहाँ लिखा है कि जितने भी जीव हैं जिनमें जान होती है वो सभी छोटे छोटे इकाइयों से बने होते हैं। ये इकाई क्या कहलाते हैं, ये इकाई कोशिका कहलाते हैं। जिस तरह से ईंटों के मिलने से दीवार बनती है और दीवारों के मिलने से पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतकों के मिलने से अंग बनता है और अंगों के मिलने से पूरी बॉडी बनती है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यहाँ कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा गया है और क्रियात्मक इकाई कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो कोशिका होती है वही बॉडी को संरचना प्रदान करती है, क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ही ऊतक बनती है और ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं और अंगों के मिलने से ही पूरी बॉडी बनती है। तो जो कोशिका होती है वो संरचना प्रदान करती है और क्रियात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि जो कोशिका होती है उसी के जरिए सारी काम होते हैं, इसीलिए जो कोशिका है वो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। जीव के अंदर पोषण होता है, यानी कि खाना खाया जब जाता है तो उससे जो पोषक तत्व होते हैं वो बॉडी को मिलती है। परिवहन का काम होता है, खाना खाने के बाद पेट में जाता है, पेट के अमाशय में जाता है, अमाशय से फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से फिर मलद्वार के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये जितने भी सारे काम हैं, जनन है, ये जितने भी काम हैं, इन सभी कामों को करने में जो कोशिका होती है कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो कोशिका होती है वो किसी न किसी तरह से भूमिका निभाती है इन सारे कामों को करने के लिए, लेकिन इन सारे कामों को करने के लिए कोशिका को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, उस वक्त भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होगी, उस वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी आती कहाँ है? ये एनर्जी आती है भोजन से, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उस खाने में पोषक तत्व होते हैं। वो पोषक तत्व टूटते हैं और उनसे जो एनर्जी मिलती है वह उसी एनर्जी का यूज़ कोशिका करती है। यहाँ लिखा है भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, यानी कि खाने में जो जमा की हुई ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सांस लेने के वक्त फ्री हो जाती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है और इसीलिए जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को खाने से एनर्जी लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सांस लेने की ज़रूरत होती है। यानी कि जो खाना होता है उसमें पोषक तत्व होते हैं और उस पोषक तत्व में ऊर्जा संचित होती है और वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? सांस लेने की वजह से मिलेगी। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं और जो सांस लेने का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सांस के जरिए जो हवा है उसको हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो हम
वायु अपने शरीर के अंदर लेते हैं उनमें क्या होती है, उनमें ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हैं और सांस छोड़ते वक्त हम वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। जो वायु हम लेते हैं वो ऑक्सीजन से समृद्ध होती है और जो वायु हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध होती है, यानी उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस हम सांस लेते हैं, कौन सी वायु हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है तो ये प्रत्येक कोशिका तक ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है और जो कोशिका होती है उस कोशिका में जब ये ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो खाने को तोड़ने में मदद करती है। यानी कि जब हम वायु को सांस के जरिए अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में हर एक कोशिका तक ले जाई जाती है और कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन भोजन को तोड़ने में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और जब कोशिका में भोजन का विखंडन होता है यानी भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं जब टूटते हैं तो इस प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि एनर्जी फ्री होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे कौन सा श्वसन कहते हैं? इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और फिर शरीर के अंदर हर एक भाग तक जाती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं में जो भोजन का विखंडन किया जाता है और उससे एनर्जी निर्मुक्त होती है, यानी कि उससे एनर्जी फ्री होती है। चूँकि कोशिका में ऊर्जा मुक्त होती है, फ्री होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और ये कोशिकीय श्वसन हर जीवों की कोशिकाओं में होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यानी कि कोशिका के अंदर जो भोजन है यानी ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन का उपयोग करता है और इसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि जब ग्लूकोज का विखंडन, जब ग्लूकोज टूटता है और ये ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडित हो सकता है और ऑक्सीजन के बिना भी भोजन टूट सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम है, क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है और जब भोजन टूटता है इससे एनर्जी निर्मुक्त होती है, एनर्जी फ्री होती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के बिना भोजन का विखंडन होता है। यहाँ एक समीकरण दिया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाता है और ऊर्जा फ्री होती है। आगे लिखा है, ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ईस्ट एक ऐसा जीव है जो हवा की एब्सेंट में भी जिंदा रह सकता है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब ईस्ट जैसे जीव हवा की एब्सेंट में भी जिंदा रह सकते हैं तो वो किस तरह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? वो अवायवीय श्वसन के जरिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बिना ही वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं और इस तरह के जीव को अवायवीय जीव कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड भी विखंडित हो जाता है और ऑक्सीजन जब एब्सेंट होता है, जो ग्लूकोज होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। यहाँ एक हिंट दी गई है।
ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कोशिका से बनी हुई जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, यानी कि उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। और जब वो भोजन का विखंडन करते हैं, ऑक्सीजन के बिना भोजन का जब विखंडन होता है, इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल बनता है। अतः इनका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है और इसीलिए जो ईस्ट है इसका उपयोग शराब या वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, वो भी अवायवीय रूप से सांस ले सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े वक्त के लिए ही कर सकती हैं। ये कब कर सकती हैं? वास्तव में ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ लिखा है कि हकीकत में जो ये प्रक्रम है, ये जो प्रोसेस है, ये जो अवायवीय श्वसन है, उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। कब कमी होती है? जब बहुत देर तक व्यायाम किया जाता है, तेज़ी से दौड़ा जाता है, कई घंटे टहला जाता है, साइकिल चलाया जाता है या फिर भारी वजन उठाने जैसे बहुत सारे काम किए जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उस वक्त जो ऑक्सीजन है वो उसकी अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, लेकिन हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, यानी कि इससे जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है और ऐसी सिचुएशन में जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, जो मांसपेशियां होती है, वो अवायवीय श्वसन के जरिए ही ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। इसका समीकरण यहाँ लिखा है। ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और ऊर्जा फ्री होती है। एक क्वेश्चन है कि जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं और ऐंठन तब होती है जब हमारी मांसपेशियां अवायवीय रूप से सांस लेती हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और चूँकि हमारा जो शरीर है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, इसलिए जो हमारा शरीर है वो अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और ये जो प्रोसेस है, इससे ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से यानी कि ग्लूकोज के टूटने से लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है और जो लैक्टिक एसिड होता है, इसका संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है और जब गर्म पानी से स्नान किया जाता है या शरीर की मालिश की जाती है तो इससे ऐंठन से आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, यानी कि जब गर्म पानी से नहाया जाता है, शरीर की मालिश की जाती है तो बॉडी में जो रक्त का संचरण है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और इससे क्या होता है? पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, यानी कि मांसपेशियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है और जब ऑक्सीजन मिलती है, उसकी आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, यानी कि जो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। यहाँ लिखा है
श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। श्वसन या सांस लेने का क्या मतलब है? ऑक्सीजन से भरी हुई वायु को शरीर के अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई वायु को शरीर से बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। जब ऑक्सीजन से भरी हुई हवा को भरी हुई वायु को शरीर के अंदर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतःश्वसन कहते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा को भरी हुई वायु को शरीर से जब बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उससे उच्छ्वसन कहते हैं। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है और ये एक सतत प्रक्रम है यानी कि लगातार होने वाला प्रोसेस है जो हर एक जीव के जिंदगी में हर समय तक होता रहता है। जब तक वो जिंदा रहता है तब तक होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। यानी कि कोई इंसान 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, जितनी बार सांस लेता है, वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। और अंतःश्वसन और उच्छ्वसन यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक सांस का मतलब क्या होता है? एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, इन दोनों को मिलाकर एक श्वास कहा जाता है। आगे लिखा है, जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है या लगती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो तेजी से सांस लेने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और इसके बदले क्या होता है? हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और ये क्या करती है? ये भोजन के विखंडन की दर को यानी भोजन के टूटने की दर को बढ़ा देती है जिससे ज़्यादा एनर्जी फ्री होती है। यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और बाहर निकालता है। कोई वयस्क व्यक्ति यानी कोई बड़ा आदमी विश्राम की अवस्था में यानी कि जब वो रेस्ट कर रहा हो उस सिचुएशन में, उस अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है और ज़्यादा एक्सरसाइज करने में जो श्वसन दर है वो 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ना सिर्फ तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और इस तरह से हम ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हम श्वास कैसे लेते हैं यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं। सामान्यतः हम अपने नथुनों यानी नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं यानी कि हम अपने नाक से हवा को बॉडी के अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुस में जाती है। यहाँ लिखा है कि जब हम वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो वायु अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं यानी अपने शरीर के अंदर वायु को ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे नथुनों से यानी नाक से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से जो हवा है सांस की नली से होकर हमारे फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और यहाँ लिखा है कि जो फेफड़े होते हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फेफड़ा है, ये कहाँ है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है और जो वक्ष गुहा होती है वो पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये पसलियाँ हैं। आगे लिखा है, एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम यानी मध्यपट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। एक बड़ी पेशीय परत होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं, ये वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। आप चित्र 6.4 में देख सकते हैं, ये क्या है? ये डायाफ्राम है।
श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है और जब सांस लिया जाता है, सांस लेने में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति, यानी कि ये जो पसलियां हैं ये किस तरह से हैं, पिंजर की तरह हैं। डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति शामिल होती है। अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। जब अंतःश्वसन की जाती है यानी जब सांस बॉडी के अंदर ली जाती है, उस समय जो पसलियां होती हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यानी कि जो पसलियां होती हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है। ये गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है और ये जो गति होती है इसकी वजह से हमारी जो वक्ष गुहा होती है उसका आयतन बढ़ जाता है और जो हवा होती है वो फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं और फिर फेफड़े हवा से भर जाते हैं, ऑक्सीजन से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं और जब सांस छोड़ा जाता है उस समय पसलियां नीचे की ओर आ जाती हैं और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और जबकि जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इससे जो वक्ष गुहा होता है उसका आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। यानी कि जब सांस ली जाती है तो ये जो पसली है ये पसली ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। इससे जो हमारी वक्ष गुहा है इसका आयतन बढ़ जाता है और हवा अंदर आ जाती है और जब सांस छोड़ा जाता है तो ये जो पसली है ये नीचे और अंदर की ओर गति करती है और ये डायफ्राम ऊपर की ओर गति करती है जैसा ये पहले स्थिति में होती है। और इस तरह से जो हवा होती है ये जो वक्ष गुहा होती है इसकी जो आयतन होती है वो कम हो जाती है और जो हवा होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो धकेल दी जाती है, यानी कि जो हवा होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। यहाँ लिखा है हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, पराग कण आदि होते हैं। यानी कि हमारे आसपास की हवा में बहुत सारे अवांछित कण जैसे कि धूम्र होती है, स्मोक होती है, धूल होती है, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमे में फंस जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो कण होते हैं हमारी नासा गुहा में उपस्थित यानी कि जो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं उसमें फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं और कभी कभी ऐसे जो कण होते हैं वो नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं और तब ये जो कण होते हैं वो गुहा की कोमल परतों को उत्तेजित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है और इसी वजह से हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं और जब छींका जाता है तो ये जो अवांछित कण होते हैं वो वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है और इस तरह से सिर्फ साफ हवा ही हमारे शरीर को प्रवेश कर जाती है, क्योंकि छींकने से जो अवांछित कण है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जो हवा होती है जो नाक के छोटे छोटे रूमों में फंस जाती है, वो जो अवांछित कण होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, नाक से बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हम उच्च वसन में बाहर क्या निकालते हैं, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम बाहर क्या निकालते हैं। इससे पहले यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बेहतर जीवन के लिए श्वास। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम यानी प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर रेगुलर परंपरागत श्वसन व्यायाम किया जाए जिसे प्राणायाम कहते हैं, इससे हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ती है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। तो प्राणायाम क्या करती है, हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है और इस तरह से हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस तरह से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे लिखा है हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। यानी
कि जो हम हवा शरीर के अंदर लेते हैं और शरीर के बाहर निकालते हैं वो वायु का मिश्रण होती है, यानी कि उनमें एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वायु गैस मिली होती है। और इन गैसों में यानी कि इस वायु में और क्या होते हैं, इन गैसों में, इन वायु में बिंदुकण होते हैं, यानी कि जो जल के बिंदुकण होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वो भी इन गैसों में होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन, यानी कि दूसरे जंतुओं में श्वसन किस तरह से होता है। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। हाथी है, शेर है, गाय है, बकरी है, मेढक है, छिपकली है, सांप है और पक्षी है और दूसरे जो जंतु होते हैं उनकी वक्ष गुहाओं में मनुष्यों के जैसे ही फेफड़े होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो कॉकरोच होते हैं उनके पार्श्व भाग में छोटे छोटे छेद होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। दूसरे कीटों के शरीर में भी इस तरह के छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये छिद्र श्वासरंध्र कहलाते हैं और ये जो छेद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वासरंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। और जो कीड़े होते हैं उनमें गैस के विनिमय के लिए यानी कि गैस के आने जाने के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है, यानी हवा की नलियों का जाल बिछा हुआ होता है। और ये जो वायु नली होते हैं वो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। यानी कि ऑक्सीजन से भरी हवा श्वास रंध्रों से, यानी कि जो श्वास रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे श्वास नालों में जाकर, यानी श्वास नाला किसे कहा जाता है, श्वास नाला श्वास प्रणाली या वातक को कहा जाता है। ये क्या होता है, ये वायु नली होती है। इन नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो श्वास रंध्रों से यानी छोटे छोटे छिद्रों से होकर श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में फैलती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है और शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। और इसी तरह से कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है, यानी कि जो श्वास के छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। और जो श्वास नाल होते हैं या श्वास प्रणाल होते हैं, यानी कि जो श्वास के नली होती है, जो बॉडी के अंदर श्वास की नली का जाल बिछा होता है, ये सिर्फ कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के दूसरे समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे केंचुआ के बारे में। केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। जो केंचुए होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। जो केंचुओं के स्किन होती है उसको छूने पर उनमें नमी फील होती है और श्लेष्मीय फील होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है और ये जो स्किन है, इनके स्किन से गैसों का आना जाना आसानी से हो जाता है। यदि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि ये वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। यहाँ लिखा है कि हालांकि जो मेढक होते हैं उनमें इंसान के जैसे ही फेफड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी त्वचा से भी यानी कि अपनी स्किन से भी सांस लेते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। और जो केंचुए की तरह इनकी स्किन आर्द्र होती है यानी नमी होती है और श्लेष्मीय होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जल में श्वसन किस तरह से होता है, यानी कि पानी के अंदर जो जीव रहते हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। मछलियों के बॉडी में क्लोम यानी कि गिल पाए जाते हैं। क्लोम जो होता है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में, उनका यूज़ करने में मछलियों की सहायता करता है। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं और जो क्लोम होते हैं वो त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोम होता है यानी गिल होता है। क्लोम में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है और जो क्लोम होती है उसमें रक्तवाहिनियों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है जो गैस के आने जाने में सहायता करती है।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पादप भी श्वसन करते हैं, यानी कि क्या पौधे भी सांस लेते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, यानी कि जिस तरह से दूसरे जीव जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, उसी तरह से पौधे भी जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। ये यानी कि जो पौधे होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री करते हैं। हमने पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन फ्री करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। लेकिन जो पौधे होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। और जो पौधे होते हैं इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, जिस तरह से दूसरे जीव करते हैं, जो ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है, पौधों में भी जो ग्लूकोज होता है उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। और जो पादप होते हैं यानी जो पौधे होते हैं, पौधों में हर एक अंग हवा से इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री करते हैं। आगे लिखा है पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेदों को रंध्र कहा जाता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आने जाने के लिए होते हैं और इन छेदों को रंध्र कहा जाता है। पादप की अन्य कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पौधों की दूसरी सभी कोशिकाओं के जैसे ही जो मूल कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं, उनको भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो जड़ होते हैं वो मिट्टी कणों के बीच के खाली जगहों में जो उपस्थित वायु होते हैं उनमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं। यानी कि जो जड़ होते हैं वो मिट्टी के खाली जगहों में जो हवा होती है उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, यानी कि जो सांस लेना है वो इम्पॉर्टेंट जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। हर एक जीवों को अपने जिंदा रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है, यानी कि सांस लेने की ज़रूरत होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।